Good afternoon, students. Yesterday we start revision of lesson agriculture, and we revise types of crops, types of farming, and various season of cropping. We have revised also that there are 3 seasons in India for agriculture. They are Rabi, Kharif and Zaid. We also revise that agriculture, subsistence agriculture and commercial agriculture. Today we start revision of next part of this lesson. They are major crops, food crops, non-food crops, horticulture crops, and major crops. They are rice, wheat, millets, pulses, etc. मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स में आपको राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस आर द मेजर फूड क्रॉप्स इन इंडिया. We read about that where they are grown, sown, and what are the climatic condition for these क्रॉप्स. इन फसलों के लिए हमें कौन सी कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, किस तरह की हमें जलवायु चाहिए, ये आप इसमें पढ़ेंगे. इसके साथ साथ हम इस विषय पर भी रिवीजन करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय कृषि में कौन कौन से रिफॉर्म्स, सुधार हुए हैं, उनका भी आपने इसमें लर्न करना है, उनको पढ़ना है. आपने ये सभी लिखे हुए हैं जो मैंने आपको पहले भेजे हुए हैं. टुडे फर्स्ट ऑफ फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स जो मनुष्य के भोजन के लिए जिन उत्पादन का हम प्रयोग करते हैं, जिनमें आपका राइस, व्हीट, चावल और आपका गेहूं जिनको आप कहते हो, ये खाने की फसलें हैं, मुख्यतः खाने के काम आती हैं. नॉन फूड क्रॉप्स में वो फसलें आती हैं जो खाने के काम नहीं आती, जैसे आपका सरसों है, आपके दूसरी क्रॉप्स हैं, कपास है. इन फसलों का हम कॉमर्शियल उपयोग करते हैं. हॉर्टिकल्चर में हमारे पास कौन सी फसलें आती हैं, सब्जियां हैं, फल हैं. दे आर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. तो नाउ वी रीड अबाउट सम मेजर क्रॉप्स. उनके लिए, मुख्य फसलों के लिए हमें क्या क्या मुख्य आवश्यकताएं होती हैं, किस तरह की क्लाइमेट की आवश्यकता होती है. जिनमें सबसे पहले राइस भारत की मुख्य रूप से एक प्रमुख खाद्य फसल है, जिस पर हमारी जो देश की 50%, नियर अबाउट 50% पॉपुलेशन राइस के खाने पर निर्भर है. राइस के उत्पादन के लिए हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और ह्यूमिडिटी अच्छी होनी चाहिए एयर में. इसके साथ साथ जो इसके लिए हमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता है. जहाँ सिंचाई नहीं है वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होना चाहिए. इस फसल को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है. जैसा कि आप जानते हैं कि ये उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा उगाई जाती है जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है. जहाँ रेनफॉल कम होती है वहाँ सिंचाई के लिए हमें नहरों पर, ट्यूबवेल पर, इस पर निर्भर करना पड़ता है. मुख्य जो राज्य हैं इसके लिए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और कुछ पार्ट हमारे राजस्थान के उन क्षेत्रों में ये क्रॉप होती है. दूसरी फूड क्रॉप्स में मेजर जो क्रॉप्स हैं इंडिया की, दैट इज़ व्हीट, गेहूँ खासकर उत्तर भारत में हमारे पंजाब, हरियाणा, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ पार्ट, यहाँ पर गेहूं की फसलें ज़्यादा उगाई जाती है. मुख्यतः ये रबी क्रॉप्स है और खाने के लिए उत्तर भारत में गेहूं का ज़्यादा उपयोग किया जाता है. इसको 60 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल की आवश्यकता होती है. जहाँ इससे कम रेनफॉल होती है वहाँ इस फसल को उगाने के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है. पकते समय इसको थोड़ा ठंडा मौसम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए और
जब हार्वेस्टिंग के टाइम इसको शुष्क ड्राई मौसम की आवश्यकता होती है। रेनफॉल फसल को ख़राब कर देती है, इसलिए उन क्षेत्रों में ज़्यादा बोई जाती है जहाँ रेनफॉल कम होती है, खासकर अप्रैल मई के जो महीने हैं उसमें। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हम मिलेट्स हैं, जिनको हम मोटे अनाज कहते हैं, ये खरीफ क्रॉप्स में आते हैं ज़्यादातर। ज्वार, बाजरा, अब हमारे रागी, ये सब मोटे क्रॉप्स हैं जहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है, जहाँ एक ही फसल साल में उगाई जाती है, वहाँ पर इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आपका हॉर्टिकल्चर है। कुछ क्षेत्रों में सब्जियां और फल के क्रॉप खेती बाड़ी की जाती है, जो जहाँ कॉमर्शियल खेती ज़्यादा होती है वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हम इसका एक पार्ट और है जिसमें हम प्लांटेशन क्रॉप्स भी कहते हैं, जो आपने रीड किया होगा। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जिनकी पहले आप नर्सरी तैयार करते हैं, बाद में उनको हम बो देते हैं, दूसरी जगह उनको रोपाई करते हैं। चाय और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी हमारी प्लांटेशन की मेजर क्रॉप्स हैं, दोनों कॉमर्शियल फार्मिंग में आती हैं। ठीक है, ये हमारी मुख्य फसलें हैं और ये हमारी क्रॉपिंग सीजन जो आपने अब तक पढ़ा है। अब मेजर पार्ट जो इस लेसन का है, जो थोड़ा बचता है, वो है रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। देयर आर सम रिफॉर्म्स विच इज़ डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। दे आर सबसे पहले कौन सा है, क्या सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है? दैट इज़ एंड ऑफ जमींदारी सिस्टम। सबसे पहले भारत सरकार ने जो कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म किया वो है जमींदारी प्रथा की समाप्ति। बेटा, लैंड होल्डर्स पहले ज़मीन के मालिक नहीं होते थे, कृषक ज़मीन के मालिक नहीं होते थे, जमींदार ज़मीन के मालिक होते थे, किसान उस पर खेती करते थे। इससे प्रोडक्शन कम होता था, तो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म के अंतर्गत इस ज़मीन को, जो सरप्लस ज़मीन थी, वो भूमिहीन किसानों को दे दी गई। तो स्वतंत्रता के बाद ये इंदिरा गांधी के जो देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इट इज़ द important reform in the field of agriculture. Second reforms, minimum support price. You read it in 9th class. MSP, minimum support price. सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की कृषि क्षेत्र में कि क्या है, जब किसान पैदावार कर लेता है, अधिक पैदावार हो जाती है, तो उसकी फसल को कोई खरीदने वाला नहीं होता और उसको उसकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी नहीं मिलती। तो इसलिए सरकार ने मिनिमम प्राइस की गारंटी दी कि यदि किसान का जो प्रोडक्शन होता है तो उसको सरकार इस मिनिमम फिक्स प्राइस पर सरकार खरीदेगी, यदि मार्केट में किसान का सामान नहीं बिकता है तो इससे किसान को प्रोडक्शन में एक तरह से छूट मिल गई कि उसका जो प्रोडक्शन है वो खरीद लिया जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आता है आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। सरकार ने बहुत सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर कॉलेज खोले हैं सर स्वतंत्रता के बाद से। उनमें क्या होता है, नई नई जो फसल्स हैं, नए बीज हैं, हाइब्रिड बीज हैं, उनका उसमें खोज की जाती है और उनसे जिससे प्रोडक्शन को बढ़ने में मदद मिली है। इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी प्रोडक्शन सरकार ने बढ़ाया है। एग्रीकल्चर टीवी रेडियो पे बुलेटिन्स आते हैं, एग्रीकल्चर न्यूज़ आती है क्रॉप से रिलेटेड। तो इस तरह से सरकार ने स्वतंत्रता के बाद से कृषि क्षेत्र में बहुत से सुधार किए, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ और प्रत्येक व्यक्ति को भोजन की प्राप्ति होने लगी। आज हमारा देश कृषि क्षेत्र में, फूड ग्रेन्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। इसका एक प्रमुख जो फैक्टर है जो इसने आत्मनिर्भर बनाया वो हरित क्रांति है। हरित क्रांति किससे आई? एग्रीकल्चरल सेक्टर में बड़े बांधों का निर्माण, नहरों का निर्माण, सिंचाई सुविधा की वृद्धि और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का प्रयोग, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग, इरिगेशन सिस्टम का इम्प्रूवमेंट, ये सब भारत सरकार ने समय समय पर जो कृषि में रिफॉर्म किए हैं उनसे कृषि क्षेत्र में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई और हम देश
हमारा देश आत्मनिर्भर कृषि में बना। थैंक यू बेटा, इसको याद करो, अच्छी तरह लर्न करो। थैंक यू।